नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सीटेट चैनल में। आज हम आपके पास लेके आए हैं सीटेट ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है अधिगम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर से अब तक कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, यानी कि इसी चैप्टर से रिलेटेड ही हम आपके पास प्रश्न लेके आए हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस सब वीडियो का आपको नोट्स चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सीटेट का आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना, अधिगम या एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना और अधिगम दोनों कहते हैं, यानी कि 1 और 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन में क्या चला जाएगा? 3। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन, उसमें से एक सही है, बाकी गलत है। तो अधिगम जन्मजात होता है? जी नहीं, अधिगम कभी जन्मजात नहीं होता है। अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हमको विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब सही पे चलते हैं। सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से उसके द्वारा ही अर्जित होता है। बिल्कुल सही। बच्चा सहसा अवस्था में ही वस्तुओं की पहचान और उनमें विभेद भी कर लेता है। बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ऑप्शन एक तरह से सही हैं। तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, ए और बी। तो देख लेंगे ए और बी कहाँ है, तो 3 में ए और बी दोनों। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। फिर इसमें ऑप्शन आ गया है कथन चुनने का, तो देख लेते हैं। सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। बिल्कुल सही। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। तो देख लेते हैं, ए और बी देखिए 3 में है, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है? थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है, कौन सा नियम है? तो अभ्यास के नियम, बिल्कुल सही, ये थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित है। प्रभाव का नियम, ये भी थॉर्नडाइक, और तत्परता का नियम, तीनों जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम और तत्परता के नियम, यानी कि ए बी सी तीनों। तो देख लेंगे ऑप्शन, यहाँ 4 में देखिए ए बी सी तीनों है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता? तो सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, तो यही, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा जा रहा है, देख लीजिए निगेटिव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। अगर शामिल होता, नहीं कहता कि शामिल होता, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते। सीखना एक अनुकूल प्रक्रिया है, सीखना एक प्रकार की खोज करना है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे, सिर्फ एक के छोड़ा के। तो ये तीनों आप भी याद कर सकते हैं, अगर किसी प्रश्न में भी ये टैली कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वही हमें याद करना है। अगले ऑप्शन में भी देखेंगे कि जो ऑप्शन सही आ रहा हुआ किसी भी प्रश्न से टैली कर सकते हैं, तो ऑप्शन को भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? तो संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम, बिल्कुल सही, ये भी शामिल होता है। भावात्मक अथवा मनोवृत्तात्मक अधिगम, बिल्कुल सही, ये भी सही होता है। आगे का ऑप्शन दूसरे पेज में है, तो देख लेते हैं दूसरा पेज में।
कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अध्ययन, बिल्कुल सही। और उपयुक्त सही, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमको इस कथन पे विचार करना है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है वो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत में प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है, बिल्कुल सही। क्रिया प्रस्तुत जो होता है वो अनुबंध सिद्धांत में प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों। तो उपयुक्त में कौन सा क्वेश्चन सही है, तो दोनों सही है, तो हम लोग दोनों पे टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 पे देख लीजिए, ए और बी दोनों है, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9 की ओर। सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित कीजिए। अब इसको हमको कुछ सिद्धांत दिए हैं कुछ वैज्ञानिक के, उसको हमको मिलान करना है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत स्किनर द्वारा। आगे देख लेते हैं क्या है। और सूत्र का सिद्धांत कोल्हर-कोप्पा और बर्दिमिर के द्वारा। तो ये चारों ऑप्शन, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये ऑप्शन जहां पे हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है, तो यह सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है, याद रखिएगा। सीखने वाला स्थायी ज्ञान में शामिल, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 क्या, निम्नलिखित में से किसका संबंध अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है। अब यहाँ पे देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से बोला जा रहा है, तो किसका संबंध है, तो देख लेते हैं। नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों की आंतरिक बल प्रदान करती है, बिल्कुल सही। अधिगम के प्रति रुचि, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सी, ये 4 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, याद रखिएगा। नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना, बिल्कुल सही। अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना, बिल्कुल सही। और कार्य विश्लेषण, यानी कि तीनों नियोजन के सिद्धांत पे ध्यान दिया जाता है, ये तीनों बातों पे। तो इसका ऑप्शन तीनों सही है, ए बी सी। तो हम जहां देख लेंगे ए बी सी, वहां पे हम लोग टिक लगा लेंगे। तो 4 में देखिए 1 ए बी सी, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी लिखा हुआ, तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा, ए बी सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है। अब यहाँ पे रुचि की बात हो रहा है कि रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है। तो कहानियां, कविताएं और पहेलियां, ये सब रुचिकर पाठ्य वस्तु है, याद रखिएगा। ये सब पढ़ाने वाली चीजें रुचिकर है, कि जब बच्चों को बोरिंग फील होता है तो यहाँ पे रुचिकर का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कि रुचिकर करने के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे बच्चों को कहानियां सुनाया जाता है, कविताएं बताया जाता है, पहेलियां बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे देख लेंगे 4 पे ए बी सी, तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर हमारे पास कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो कौन सा कथन सही है वो देखना। देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण या अधिगम लक्ष्य निर्धारित करके कराया जाता है, बिल्कुल सही, एकदम सही बातें हैं। जब विद्यार्थियों को यह मालूम होता है कि क्या लक्ष्य है, तब उन्हें अधिगम में रुचि आएगी, बिल्कुल सही, ये भी बातें सही है। यानी कि दोनों ऑप्शन इसका सही है, तो हम लोग ऑप्शन में जाएंगे और 3 ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध आवृत्ति का सिद्धांत से है, याद रखिएगा किसका संबंध आवृत्ति के सिद्धांत से है। तो यह शिक्षण को अस्थायी बनाने में लाभकारी होता है, बिल्कुल सही। विषय वस्तु की एक निश्चित
अंतराल का आवृत्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 में हम लोग टिक लगा लेंगे, ए और बी तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली, तो सीखने की क्षमता, बिल्कुल सही। स्तर के वातावरणीय कारक, बिल्कुल सही। जन्मजात कारक, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो लास्ट में जो ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, उस पर हम लोग टिक लगा लेंगे, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल तरह से सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या NCF 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इनमें से क्या क्या शामिल किया गया है? याद रखिएगा, इनमें से क्या क्या शामिल किया गया है। परिवार बिल्कुल तरह से शामिल किया गया है। मित्र बिल्कुल तरह से शामिल किया गया है। भोजन ये भी शामिल किया गया है। जल ये भी शामिल किया गया है। ई आवास ये भी शामिल किया गया है। एफ यात्रा ये भी शामिल किया गया है। यानी कि पूरी की पूरी तरह से सब ऑप्शन शामिल किए, ए बी सी डी ई एफ। तो हम लोग चले जाएंगे ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे चारों ऑप्शन पे। तो ये आंसर आपका बिल्कुल तरह से सही हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इसका नेक्स्ट भाग हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा।